गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी आज फिर एक कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की वीडियो लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो कक्षा 9वीं में आज अपन हिंदी की पुस्तक क्षितिज के अंदर पाठ 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम जो है वो है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। बैल क्या होते हैं ये अभी आप आगे करेंगे, बताएंगे। तो इस पाठ का जो लेखक है उस लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहले हिंदी विषय में क्या होता है कि जो हम कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं या कोई कविता पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लेखक के बारे में, उस कवि के बारे में हम उनके परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। उस लेखक के बारे में, कवि के बारे में सारी जानकारियां हासिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ के बारे में हमें उसके आंचलिक शब्दों का और आंचलिक एरिया का, क्षेत्र का हमारे को पता लग जाता है। तो हमारे को वो कविता, वो पाठ, कहानी, लेख बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि महान कथाकार, यानी कि मुंशी प्रेमचंद क्या थे? एक महान कथाकार थे। सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी जो लेखनी का मतलब होता है अपनी कलम, अपना पेन जो चलाया था वो सबसे ज्यादा कहानियों में, कथाओं में लिखने में ही चलाया था। ये उपन्यास सम्राट भी उनको बोला जाता है। उपन्यास क्या होता है? एक लंबी कहानी होती है, किसी एक विषय को लेकर के लिखी जाती है, एक लंबी कहानी होती है। कम से कम 200-250 इसके पेज बन जाते होते हैं, लंबी कथा होती है एक। तो इन्होंने सबसे ज्यादा अपने जमाने में सबसे ज्यादा उपन्यास लिखे, कम से कम 11-12 इन्होंने ये उपन्यास लिखे थे। तो इनका जन्म 1880 में बनारस के निकट लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। इनसे हमारे को भी पता लग गया कि जो दो बैलों की जो कथा है वो कहाँ की है? वो हो सकता है उत्तर प्रदेश के कहीं किसी आसपास गांव की लिखी हुई ये कथा है। इनका वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था। और 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था, मतलब इनकी माताजी मर गए थे। और सौतेली माँ आ गई थी। इनके पिताजी ने क्या कर ली थी? दूसरी शादी कर ली थी। और इसकी वजह से उनकी जो सौतेली माँ आई थी उनका इनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। इनको मारना, पीटना, इनको घर से बाहर निकाल देना, मतलब उस समय उन्होंने छोटे से बचपन में ही क्या किया था? बहुत बड़ा संघर्ष किया था। तो क्या होता है, 13 वर्ष की आयु में ही इनका क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। क्योंकि इनके समय में जब क्या होता था कि बाल विवाह की प्रथा बहुत ज्यादा थी, यानी कि छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। 14 वर्ष की आयु में ही इनके ऊपर एक और बड़ा आघात हुआ। 14 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत हो जाने के बाद में घर परिवार का पूरा सारा का सारा बोझ इनके कंधों पर गिर गया, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इनके कंधों पर आ गई। दूसरा, 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संघर्ष करते हुए सबसे बड़ा काम किया कि इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही क्या बन गए? अध्यापक बन गए। और अध्यापक बनने के बाद में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। पुस्तकें पढ़ने के बाद में इनके हाथ में एक ऐसी पुस्तक लगी जो महात्मा गांधी के इतने आंदोलन जो चलाए हुए थे उनसे ये प्रभावित हो गए। और अपनी इन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र का मतलब क्या होता है? रिजाइन दे दिया। तो वहां से महात्मा गांधी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। महात्मा गांधी के ही ये विचारधारा से प्रभावित हो गए थे। और जीवन पर्यंत का मतलब होता है पूरा जीवन इन्होंने क्या की? साहित्य की सेवा की। साहित्य की सेवा, साहित्य मतलब हिंदी के अंदर
हिंदी साहित्य में इन्होंने अनेकों कहानियां, अनेकों कविताएं, अनेकों उपन्यास लिख लिख के इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दिए। और 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, ये दुनिया छोड़ के जा चुके थे। इसके बाद में आती है इनकी प्रमुख रचनाएं। उर्दू से हिंदी में, यानी कि सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो ये उर्दू भाषा में लिखा करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। और हिंदी में लिखना शुरू किया इसीलिए इनकी जितनी भी उपन्यास हैं, जितनी भी कहानी हैं, उनके अंदर उर्दू भाषा के शब्द मुहावरे बहुत मिलते हैं। उपन्यास इन्होंने सबसे ज्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखे थे, उपन्यास लिखे थे। उपन्यास के आधार इनका नंबर एक, लगभग इन्होंने 11-12 उपन्यास लिखे थे। कुछ एक उपन्यासों की सूची हमारे पास है, जैसे देखिए वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान आदि। ये इनके लगभग 11 क्या थे, उपन्यास थे। और इनके लगभग 300 कहानियां थी, छोटी छोटी कहानियां थी, जो उनमें से कुछ एक मशहूर कहानियां, इनकी प्रसिद्ध जो कहानियां थी वो थी जैसे कफन में क्या होता है, ये अपनी पत्नी के जो कफन के लिए गांव वालों ने जुटा के जो पैसे दिए थे, वो उनकी कफन के क्या है, कफन को बेच करके उनकी शराब पी गई। पूस की रात, ये भी ये क्या है, एक मजदूर की कहानी है, जो बेचारा बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते रहता है और काम करने के बाद कर्जा उतारते उतारते उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। यानी कि पूस की रात, बहुत ठंड की रात, इसका अर्थ क्या मतलब, बहुत ज्यादा ठंड की रात। 2 बैलों की कथा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पंच परमेश्वर छोटे छोटे हुआ करते थे, तो इनकी ये कहानी लगी हुई थी। पंच परमेश्वर बहुत पुरानी कहानी है इनकी, ये भी बहुत मशहूर कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो देखिए इनकी साहित्य की विशेषताएं, देखिए साहित्य की विशेषताओं मतलब देखिए सबसे पहले विषय की विभिन्नता। विषय की, जब भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, यानी कि इन्होंने कुछ भी, कोई कहानी लिखना शुरू किया, उपन्यास लिखना शुरू किया, कोई एक विषय को लेकर के नहीं, अनेकों विषय, यानी कि मजदूर के बारे में भी लिखा इन्होंने, मध्यम वर्ग के बारे में भी लिखा इन्होंने, बड़े किसान जमींदारों के बारे में भी लिखा, मतलब दहेज प्रथा के बारे में भी लिखा, बाल विवाह के बारे में भी लिखा, मतलब कोई भी एक ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिंदगी का उन्होंने जो कहीं पर उन्होंने लिखा नहीं था। गांधीवादी विचारधारा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने नौकरी तक छोड़ दी थी अपनी, यानी गांधीवादी विचारधारा। तो गांधी जी क्या चाहते थे, सब में आपस में भाईचारा चाहते थे, चारों तरफ अहिंसा चाहते थे, चारों तरफ क्या था, भाईचारा हो, आपस में मेल मिलाप हो, कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। तो सारा क्या था कि इनकी जितनी भी कहानियां हैं, उपन्यास है, उनमें ये गांधीवादी विचारधारा आपको मिलेगी। मानव स्वभाव का विश्लेषण, जितने भी इनकी कहानियों में, उपन्यासों में जितने भी पात्र होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे जैसे कोई मजदूर है तो मजदूर की सोच क्या होगी, जैसे कोई बड़ा जमींदार है, जमींदार की सोच क्या होगी, स्वभाव कैसा होगा, वो सारा का सारा इनकी कहानियां पढ़ने से हमारे को पता चलेगा। ग्रामीण जीवन का चित्रांकन, यानी कि इनकी कहानियां जितनी भी है, लगभग सारी की सारी गांव के आसपास की है, गांव के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जितने भी पात्र होते हैं वो गांव के होते हैं। भाषा शैली देखिए, जितने भी इन्होंने जो उपन्यास, कहानियां, कथाएं जितनी भी लिखी हैं, उनके अंदर कैसी कैसी भाषा ली है। तो भाषा तो वैसे हिंदी लेते थे, लेकिन भाषा की विशेषता क्या थी, सबसे पहले क्या थी कि उर्दू भाषा के शब्द, वो तो आपको पहले बता ही दिया था कि पहले ये उर्दू में लिखा करते थे। तो सबसे ज्यादा उनकी भाषा में क्या मिलेंगे, उर्दू के शब्द मिलेंगे। उनकी जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी कहानियां होती हैं, वो सरल होती हैं, स्पष्ट होती हैं और भावानुकूल होती हैं। यानी कि जैसे कोई मजदूर है, उसके भाव कैसे हैं, वो दुख के भाव प्रकट कर रहा है, तो उसके जो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो भावानुकूल होंगे।
और मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग उनकी कविताओं, उनकी जो कहानियां हैं उनके अंदर मुहावरे और लोकोक्तियां तो सबसे ज्यादा प्रयोग होते थे। संवाद योजना का मतलब होता है डायलॉग, यानी कि कथाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में जो कुछ पात्र आपस में जो बोलते हैं, जो बातें करते हैं, उन्हें संवाद योजना कहते हैं। वो भी उनके अनुकूल थी। जैसे कोई मान लीजिए कोई पात्र कोई मजदूर वर्ग का है, तो उसने अपनी भाषा जो स्पष्ट करनी है, भाषा जो बोलनी है, वो सारी की सारी कैसे ऐसे है कि वो मजदूर है तो ऐसे दिखे कि अपनी भाषा डायलॉग बोलते हुए भी वो बिल्कुल लग रहा होता है कि ये वास्तव में ये मजदूर है। तो देखिए हमारे पास कम समय है, कम समय के लिए मैं आपको इसके मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो दो बैलों की जो कथा है उसको मैं थोड़ा सा आपको फटाफट जल्दी पढ़ा देता हूँ। आपके पास बुक होगी, उस बुक को आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए जो दो बैल हैं, दो बैल क्या होते हैं, यानी कि गाय के ही क्या वंशज होते हैं, वो गाय के ही बछड़े होते हैं, छोटे छोटे, वो बड़े हो जाते हैं तो वो बैल बन जाते हैं। तो ये कहानी शुरू करने जा रहे हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इनमें उन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। यानी कि कृषक समाज यानी कि किसानी जो है, किसान उनका जो उनकी सोसाइटी कैसी है, पशुओं के साथ उसका संबंध कैसा है, वो उन्होंने क्या किया है, पेश किया है इस कहानी में। उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती है, यानी कि आज़ादी हमारे को इतनी जल्दी नहीं मिल गई है। आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा है, चाहे वो पशु है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो मनुष्य है। इसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है तथा आपसी भेदभाव त्याग कर एकजुट होकर संघर्ष भी करना पड़ता है। तो देखिए लेखक ने बताया कि जानवरों में सबसे मूर्ख गधे को माना जाता है। अब जो गधा होता है सबसे महामूर्ख होता है, तो आपको पता है। अब कहते हैं कि क्योंकि वह अत्यंत सीधा और सरल है, वह किसी बात का विरोध नहीं करता। अन्य जानवरों को कभी न गुस्सा आता है और किंतु गधे को कभी गुस्सा करते नहीं देखा। बैल के विषय में लोगों की कुछ और ही धारणा रही है, तभी तो उसे बछिया का ताऊ कहते हैं। अब जब देखो बछिया जो होती है, बिल्कुल गाय जो होती है बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है, उसी तरीके से जो बैल होता है वो भी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन थोड़ा सा हिंसा इसके अंदर भी जाग जाती है। तो देखिए आगे कहते हैं किंतु यह बात सच नहीं है, क्योंकि बैल को गुस्सा भी आता है, वह मारता भी है और अड़ियल रुख भी अपना लेता है, इसलिए उसे लोग गधे से बेहतर समझते हैं। झूरी काशी के यहाँ दो बैल हैं। अब झूरी काशी कौन है, इसी कहानी का इन दो बैलों का मालिक है। दो ऑक्स यानी दो बुल्लोक हैं, उनका मालिक है ये झूरी काशी। एक का नाम हीरा है और दूसरे का नाम मोती है। जो दो बैल हैं, दो बैलों में से एक का नाम हीरा है और एक का नाम मोती है। तो दोनों सुंदर, स्वस्थ और काम करने वाले थे। दोनों में पक्की मित्रता थी, दोनों साथ साथ रहते और काम करते थे। संयोगवश एक बार झूरी ने दोनों बैल अपने साले गया को दे दिए। ये गया झूरी के साले का नाम है, गया। ध्यान रखिएगा, ये बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, अतः गया को बैलों को घर तक ले जाने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। अब जो गया है जब उनको बैलों को खोल के ले जा रहा था, तो दोनों बैल ये समझ रहे थे कि हो सकता है हमारे मालिक ने हम दोनों को इसके हाथ बेच दिया। लेकिन जब वो गए हैं तो बहुत दुखी हो रहे हैं कि हमारे मालिक ने ऐसा क्यों किया है हमारे साथ। अब वो उसको जब लेके जा रहे हैं, दोनों को जब जो गया लेके जा रहा है, तो वो उस गया को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो क्या होता है तो शाम को जब वे गया के घर पहुंचे तो उन्होंने घास को मुंह तक नहीं लगाया। अपने स्वामी से बिछड़ने का इतना दुख हुआ उनको।
दोनों आपस में मूक भाषा में सलाह कर रात को रस्सियां तुड़वाकर झूरी के घर की ओर चल पड़ते हैं। झूरी प्रातः काल उठकर देखता है कि दोनों बैल नांद पर खड़े घास खा रहे हैं। अब देखिए, वफादारी जानवरों से सीखिए। कुत्ते में कितनी वफादारी है। इंसान वफादार नहीं है इतना जितना ये जानवर हैं। और दोनों बैलों को वहां पर वो ले तो गया, उन्होंने वहां जाके खाना नहीं खाया और वहां से भाग खड़े हुए। रात को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए वापस अपने मालिक के घर आ गए और वहां पर आकर के चुपचाप खड़े हो गए। सुबह जब देखता है, झूरी देखता है, अरे मेरे बैल वापस आ गए, इतना खुश होता है वो। तो क्या होता है, झूरी दौड़कर स्नेहवश दोनों को गले से लगा लेता है। कितना मिलन है दोनों का आपस में, बैलों का और झूरी काशी का। गांव के सभी लोग बैलों को स्वामी भक्ति पर आश्चर्यचकित थे, किंतु झूरी की पत्नी से देखते न बना वह पति और बैलों को भला बुरा बताने लगी। अब जो पत्नी है वो तो ये चाह रही थी कि मेरे मायके में जाके ये दोनों काम करें। अब वो काम तो कर लेते, लेकिन वहां उनके साथ सौतेले जैसा व्यवहार हुआ। अब सौतेले जैसा व्यवहार का पता कैसे चला? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मुंशी प्रेमचंद की भी सौतेली माँ थी और सौतेले कैसा व्यवहार करते हैं उसको पता है कि इनके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ। तो इसीलिए वो क्या आ गए, वहां से अपने मालिक के घर वापस आ गए। और वो जो झूरी की पत्नी है उसको अच्छा नहीं लगा कि ये वहां गए, मेरे मायके में काम नहीं किया इसने, और ऐसा ही ये मालिक है, ऐसे ही इसके दोनों बैल हैं, वो भला बुरा कही जा रही है उनको। अगले दिन से पत्नी ने मजदूर को बैलों के पास सूखी घास डालने को कहा। मजदूर ने वैसा ही किया। दोनों बैलों ने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को फिर से ले जाकर मोटी तगड़ी रस्सियों में बांधकर सूखा भूसा डाल दिया और अपने बैलों को अच्छा चारा दिया। देखो सौतेला व्यवहार। अपने बैलों को तो उसने दोबारा क्या था, दोबारा आ गया, वो बैलों को दोबारा ले गया दोबारा बैलों को ले गया और ले जाने के बाद में क्या किया, सूखा भूसा उनको डाल दिया। सूखा भूसा का मतलब सूखा घास उनको डाल दिया और अपने बैलों को अच्छा खाना दिया, उसने अच्छा चारा दिया। लेकिन यहाँ देखिए, अगले दिन दोनों को खेत में जोता गया मतलब जोड़ दिया गया उनको हल चलाने के लिए। लेकिन मार खाने पर भी दोनों ने पैर न उठाने की कसम खा रखी थी। देखिए, जहां भी आपको लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है वहां पे आप अड़ जाइए। अरे ये बैल जो बेचारे बोल नहीं सकते, बेजान हैं, इनको भी पता लग गया कि यहाँ पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर ये अड़ के खड़े हो गए। आगे कहता है कि अधिक मार खाने पर दोनों भाग खड़े हुए। मोती के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, किंतु हीरा के समझाने पर मोती खड़ा हो गया। यहाँ दोस्ती का पता लगता है। एक दोस्त को क्रोध आता है तो दूसरा शांत करता है उसको। ऐसी घनिष्ठ संबंध, ऐसे घनिष्ठ मित्रता हमारे में होनी चाहिए कि किसी दोस्त ने हमारे पर गुस्सा किया तो उसका जवाब गुस्से से नहीं, प्रेम से देना चाहिए। कहता है अब आगे जो मोती है क्या है, वो थोड़ा सा क्रोधी है, और जो हीरा है वो सरल शील स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है। तो गया ने दूसरे लोगों की सहायता से उनको पकड़ा और घर ले जाकर फिर मोटी रस्सियों में बांध दिया तथा फिर वही सूखा भूसा उनके सामने फिर से डाल दिया। देखिए आगे, इस प्रकार दोनों बैल दिन भर परिश्रम करते और मार खाते और संध्या के समय सूखा भूसा खाते। एक दिन गया की लड़की ने दोनों को खोल दिया और फिर शोर मचा दिया कि बैल भागे जा रहे हैं। अब गया के घर में एक छोटी सी लड़की है। अब इसके अंदर तो इतना मैं आपको बता नहीं सकता, आप जब बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यही लड़की है जो इन दोनों बैलों के भावों को समझती है। क्योंकि उस लड़की की भी क्या है, माँ और बाप दोनों मर चुके थे और वो अपने बुआ के घर रहती थी और बुआ उसको क्या थी, मारती थी, पीटती थी, उसको सिर्फ 2 रोटियां खाने के लिए देती थी। और
जो ये गया था इन दोनों बैलों को मारता पीटता था, सौतेले जैसा व्यवहार करता था, तो वही लड़की क्या थी, वो दोनों को अपनी रोटी एक एक मुंह में, दोनों को एक एक रोटी उनके मुंह में डाल आती थी। ऐसे में उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिल जाती थी। ये होती है, यही होता है प्यार, प्रेम। देखिए आगे क्या होता है, यही लड़की ने क्या किया, उन दोनों को खोल दिया। खोल जाने के बाद में वो भागे नहीं। क्यों नहीं भागे? वो ये सोचते रह गए कि हम तो दोनों भाग जाएंगे, इस लड़की ने हमारे को खोला है, इस लड़की को बेचारे को वो गया पीटेगा, बेवजह से इसको जान का खतरा उठाना पड़ेगा। इसलिए उस लड़की ने उन दोनों के भावों को समझ लिया और उसने क्या किया, शोर मचाना शुरू कर दिया कि बैल भाग गए, बैल भाग गए। इसलिए वो दोनों बैल खड़े हो गए, दोनों बैल भाग गए। अच्छा, शोर मचाने के बाद में गया हड़बड़ाकर बाहर भागा और गांव वालों की सहायता के लिए चिल्लाया, लेकिन बैल भाग चुके थे। दोनों बैल भागते भागते अपनी राह भी भूल बैठे। अब वे भूख से बेहाल थे, लेकिन पास ही मटर का खेत देखकर उसमें चरने लगे और फिर खेलने लगे। कुछ ही देर में उधर एक सांड आया और उनसे भिड़ गया। अब सांड तो अकेला स्वतंत्र खाता पीता है, पूरा बढ़िया तरीके से वो पूरा उसका पूरा हट्टा कट्टा शरीर है। ये दोनों बेचारे मरियल थे, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इनकी एकता में बल है। हमें कहानी पड़ी हुई, इन्होंने ये सोचा कि एक एक को तो ये मार डालेगा, इसलिए दोनों ने मिलके उन पे वार किया और इतना बड़ा हाथी जैसा सांड जो था वो भाग खड़ा हुआ, उसको भी इन्होंने हरा दिया। दोनों ने जान हथेली पर रखकर बड़े प्रयत्न से उसे आगे पीछे से रौंदना शुरू किया। दोनों ने बड़े साहस के साथ सांड पर विजय प्राप्त की। सांड मार खाकर गिर पड़ा। संघर्ष के बाद दोनों को फिर भूख लग गई थी। सामने मटर का खेत देखकर उसमें पुनः चरने लगे थे, किंतु थोड़ी देर में खेत के रखवालों ने दोनों को पकड़कर कांजी होश में बंद कर दिया। कांजी होश, ये कांजी होश क्या होता है? कांजी होश यानी कि आवारा पशुओं को वहां पर ला करके बंद कर दिया जाता है, सुबह उनको वहां से किसी को बेच दिया जाता है। अब कांजी होश में उन्हें बंद कर दिया गया। कांजी होश में उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें रात भर किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया। वे भूख के मारे मरे जा रहे थे। हीरा के मन में विद्रोह भड़क उठा। मोती के समझाने पर भी वह न माना और उसने सामने कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर पशुओं को गिनने आया। हीरा को इस प्रकार दीवार तोड़ते देखकर उसने उसको रस्सी से बांधकर कई डंडे दे मारे। चौकीदार के जाने के बाद मोती ने भी साहस बटोर कर दीवार गिरानी आरंभ कर दी। इस प्रकार काफी संघर्ष के बाद आधी दीवार गिर गई। काफी जानवर भाग निकले। मोती ने फिर हीरा की रस्सी काटनी आरंभ की, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। वे दोनों वहीं पड़े रहे। तो क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ इसके मन में क्या आया कि हमारी जान जाए तो जाए, लेकिन इतने निष्प्राण जो प्राणी ये बेचारे ये भूखे प्यासे यहाँ मर रहे हैं, इनको तो स्वतंत्र कर दिया जाए। दूसरों की स्वतंत्रता के लिए भी ये लड़े। आगे क्या होता है कि एक सप्ताह तक वे दोनों कांजी होश में भूखे मरते रहे। वे बहुत ही कमजोर पड़ गए थे। दोनों बैलों को एक दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया गया। अब जो दोनों ही बचे थे बाकियों को तो भगा दिया था इन्होंने। अब दड़ियल का मतलब दाढ़ी वाला आदमी आया, उनको नीलाम यानी कि उनको वहां से खरीद करके ले गया। दड़ियल उन्हें लिए जा रहा था कि दोनों को परिचित राह मिल गई। जैसे जैसे वो जा रहे थे उसको पता लगा कि यही हमारे गांव का रास्ता है। इसीलिए अपने क्षेत्र से प्यार कीजिए, अपनी भाषा से प्यार कीजिए, अपने वहाँ के रहने वाले लोगों से प्यार कीजिए। यदि आप अंधे भी हो गए, पागल भी हो गए, तो कहीं उस रास्ते पे जाओगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि हो ना हो यही हमारा एरिया आ गया। अब क्या होता है, तो लिए जा रहा था तो परिचित राह उनको मिल गई। वे उससे छूटकर सीधे झूरी के घर जा पहुंचे। अब उससे वहां छुड़वा करके भाग निकले और कहाँ पे गए, झूरी, उनका जो मालिक है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, वो उनके घर में जाके
खड़े हो गए। झूरी धूप सेंक रहा था। बैलों को आता देखकर उसने उन्हें गले से लगा लिया। झूरी और दड़ियल में झगड़ा हो गया, किंतु बैलों को फिर वही स्नेह मिला। उनमें जान आ गई दोनों बैलों में। झूरी ने उनकी पीठ सहलाई और मालकिन ने उनका माथा चूम लिया। दोनों बैलों को अच्छा चारा दिया गया। वे दोनों अब सुखद अनुभव कर रहे थे। तो देखिए, ये एक कहानी थी जो हमारे को ये संदेश देती है कि स्वतंत्रता जो हमारे को आज जो स्वतंत्रता हमारे को मिली वो हमारे को वैसे नहीं मिली, यानी कि आज़ादी हमारे को ऐसे नहीं मिली, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी प्रकार यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये अभी आपको मैंने आपका क्षितिज का पाठ नंबर 1 दो बैलों की कथा और मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनकी कथा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन बना करके भेज दूंगा। इसके लिए धन्यवाद।